सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अंशु जैन और आप सुन रहे हैं खास खबर। खास खबर में होती है मेरी आपसे मुलाकात हर हफ्ते 2 बार, जहां पर मैं आप तक पहुंचाती हूं हफ्ते भर में होने वाली कुछ खास खबरें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिस्कशंस में अपडेट्स। तो आज का डिस्कशन हमारा एक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर। यस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी वर्कर राइट्स इन कतार। अगर मैं वर्कर की बात करूं तो मैं किन लोगों को आज रेफर करने वाली हूं, किन लोगों पे हमारा डिस्कशन होगा, मैं उस पर आपकी थोड़ी नजर डालना चाहूंगी। तो जी हाँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल और दोज एम्प्लॉयज or all the organizations that fall under the rules and regulations of Labor Law number 14 of 2004. हम अभी जो बात करेंगे, हम गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कतर पेट्रोलियम या उससे जुड़ी हुई कंपनीज, मिलिट्री, सी साइड, पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। हम उन सभी प्राइवेट सेक्टर्स और सभी ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे जुड़े सभी एम्प्लॉयज की आज हम बात करने वाले हैं जो फॉल करते हैं अंडर लेबर लॉ नंबर 14 ऑफ 2004। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमिटी है कतार में, ये है क्या और ये क्या काम करती है फॉर द ह्यूमन राइट्स, फॉर बेसिकली द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। ये कौन है? सो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमिटी है, बेसिकली दे आर एन इंडिपेंडेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल दोज अंडर द jurisdiction of the state of Qatar. And today, when we will be discussing, we will be talking about all those organizations that fall under the Labor Law number 14 of 2004. तो सबसे पहले अगर आप उन सभी प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब ज्वाइन करके आना चाहते हैं, आप कतर आना चाहते हैं, तो आप कतर आएंगे कैसे? व्हाट आर द वेज एंड टेक्निक्स? तो अगर आप कतर आना चाहते हैं तो या तो आप एक गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू आएंगे या तो एक आप प्राइवेट एंटिटी के थ्रू आएंगे। अगर आप प्राइवेट एंटिटी के थ्रू आ रहे हैं तो आप उन्हीं के द्वारा रिक्रूट होकर आप कतर में जॉब करने के लिए आएंगे। अब कतर में आने के समय आपको ये समझना जरूरी है कि क्या आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कतर में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कतर में बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के आपको वर्क वीजा मिलना इम्पॉसिबल है। और अगर आप कतर में मौजूद हैं, आप किसी और वीजा में आए हैं, विजिट वीजा में आए हैं, आप किसी भी डिफरेंट पर्पज से आते हैं और अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली इलीगल अनलेस एंड अनटिल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट में बाउंडेड नहीं है। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड इलीगल इन कतार। अब ये हमें देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेंशन होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे बेसिक डिटेल्स होंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को आपके बारे में पता होना चाहिए। किस कंट्री से आ रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके वर्क का स्कोप क्या रहेगा, उसके बदले में आपको क्या रेम्यूनरेशन और कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जाएंगी क्या होंगी। इसके अलावा वो सारी चीजें बेसिकली मेंशन होगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगा इन रिटर्न जब अपनी सर्विसेज आप उनको दे रहे हैं उसके तहत। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे बार बार पूछा जा रहा है अबाउट दी वेज सिस्टम, अबाउट दी हॉलीडेज, अबाउट वेकेशंस, अबाउट लीव एप्लीकेशन। तो आज का जो मेरा मेन डिस्कशन होगा आप सभी के साथ, ये होगा अबाउट दी वेज, हॉलीडेज, लीव एप्लीकेशन, अगेन एनओसी, मिनिमम वेज सिस्टम और इसके साथ ही अबाउट दी एग्जिट परमिट्स। मैं शुरू करूंगी एग्जिट परमिट के साथ क्योंकि एग्जिट परमिट को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन है अभी भी। हमने देखा था कि कतर में 2018 से काफी सारे रिफॉर्म्स होने लगे हैं। सबसे पहला रिफॉर्म जो आया दैट वाज एंड ऑफ कफाला सिस्टम, दैट इज एंड ऑफ स्पॉन्सरशिप, दैट इज एंड ऑफ एग्जिट परमिट। मतलब अगर आपको कतर से लीव एप्लीकेशन लेकर परमानेंटली, टेम्पररी वेकेशन में घूमने, छुट्टी में आपको किसी भी तौर से अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री जाना है या आपको कहीं भी और जाना है, तो 2018 के पहले, अक्टूबर के पहले तक अगर आपको कहीं भी जाना होता था तो आपको आपकी कंपनी से एग्जिट परमिट लेना होता था। और जब तक जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं, जिसके स्पॉन्सरशिप में आप आए हैं, अगर आपके पास उनका एग्जिट परमिट नहीं है और अगर आप कतर से बाहर जाना चाहते थे तो आप वापस नहीं जा पाते थे। बिना एग्जिट परमिट के लिए आपको ये अलाउ नहीं था कि आप कतर छोड़ के कहीं भी और जा सके। लेकिन 2018 अक्टूबर में जो ये रिफॉर्म आया, सबसे पहले ये रूल पास किया गया फॉर ऑल दोज वर्कर्स, फॉर ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर ऑल दोज एम्प्लॉयज दैट आर a part or that fall under the Labor Law 14, number 14 of 2004. तो उस लॉ के तहत, उस लॉ के विदिन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आते थे और उसके साथ ही जितने भी एम्प्लॉयज उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे, उनको अगर कतर से लीव अप्लाई करके जाना होता था या टेम्परली कहीं जाना होता था या परमानेंटली भी जाना होता था, सो ऑल दे वांटेड टू डू, ऑल दे नीड टू डू वाज टू नोटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन और वो बिना किसी एग्जिट परमिट के कतर से बाहर जा सकते थे।
लेकिन अब हमने देखा कि जनवरी 2020 में इस रिफॉर्म को जो कंपनीज इस रूल से एग्जेम्प्टेड थी उन्हें भी हटाया गया। दैट मीन्स आज के डेट में कतर में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, चाहे आप पब्लिक सेक्टर्स में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज में काम करते हैं, कतर पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कंपनीज में काम करते हैं, कतर एयरवेज में काम करते हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में है, पब्लिक सेक्टर्स में है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आप लीव अप्लाई करके अपने कंट्री जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, टेम्पररी जाना चाहते हैं, परमानेंट जाना चाहते हैं, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें फिलहाल 1 से 2 एग्जेम्पशंस है। जी हाँ, जितने भी मिलिट्री एरियाज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर वो फिलहाल कतर से बाहर जाना चाहते हैं, तो सिंस दे आर वर्किंग इन एन एसोसिएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद क्रूशियल एंड क्रिटिकल केसेस एंड हेंस अभी भी फिलहाल अगर मिलिट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वर्क फोर्स हैं, अगर उनको कतर से बाहर लीव अप्लाई करके जाना है तो इस वक्त भी उन्हें एग्जिट परमिट लेकर ही जाना होता है। इसके साथ ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक ये लिबर्टी दी गई, एक ये फिजिबिलिटी भी प्रोवाइड की गई कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के 5% एम्प्लॉयज का नाम जो है वो सबमिट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे, जो कि क्रूशियल डेटा, क्रिटिकल इश्यूज से वो सारे एम्प्लॉयज जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5% एम्प्लॉयज जो उन सारे मुद्दों से डील करते हैं, उन सारे मैटर्स पे डील करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज छुट्टी लेकर टेम्पररी कतर से बाहर जाना चाहते हैं या परमानेंटली भी बाहर जाना चाहते हैं, तो दोज 5% एम्प्लॉयज इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव टू गेट द एग्जिट परमिट from their organization before leaving the country for any purpose, any reason. तो ये जो भी 5% एम्प्लॉय है, अगर आपको लगता है कि क्या आप उन 5% लिस्ट में शामिल हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है, तो एक बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको पता करना है कि आपको कतर से बाहर जाने के लिए एग्जिट परमिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, मेट्राज 2 में जाइए, वहां पे एग्जिट परमिट खोलिए, अपना कतर आईडी डालिए और आपको कतर आईडी डालते ही ये पता चल जाएगा कि आपके लिए एग्जिट परमिट रिक्वायर्ड है या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे जाकर भी उस लिंक पे क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपको जाना है, कहीं भी कंट्री से बाहर जाना है, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट परमिट लेना है या नहीं लेना है। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में आपको नोटिफिकेशन देना होता है 24 आवर्स बिफोर, नोटिफाई आपको करना पड़ सकता है, इन्फॉर्म आपको करना पड़ सकता है, लेकिन एग्जिट परमिट अब रिक्वायर्ड नहीं है। ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। अगर डोमेस्टिक वर्कर्स को अभी भी कतर से बाहर जाना है, सो दे डोंट नीड टू अप्लाई फॉर एनी एग्जिट परमिट। उनको अपने एम्प्लॉयर से किसी एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अपने एम्प्लॉयर को एटलीस्ट 72 आवर्स पहले ये इन्फॉर्म जरूर करना होगा, वर्बल इन्फॉर्मेशन और मे बी रिटन इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह से ये इन्फॉर्मेशन जरूर देनी होगी कि वो टेम्पररी या परमानेंटली कतर छोड़ के जाना चाहते हैं या कंट्री से बाहर निकलना चाहते हैं। दैट डजंट मीन कि उसके बिना वो नहीं जा पाएंगे। डेफिनेटली अगर वो नोटिफाई करके जाते हैं तो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं, लाइक उनका ट्रैवल टिकट, इसके अलावा जो भी उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। लेकिन अगर वो बिना किसी नोटिफिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के या अपने एम्प्लॉयर को छोड़कर जाते हैं, इन दैट केस दे विल नॉट बी एबल टू अवेल ऑल दोज फैसिलिटीज, बट दैट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम लीविंग द कंट्री टेम्पररी और परमानेंटली। तो ये तो बात थी अबाउट एग्जिट परमिट। अब हम नजर डालेंगे ऑन द वेज सिस्टम, वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज एंड वेकेशंस। काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि आखिर कतर में वर्किंग आवर्स हैं क्या और ये वेज सिस्टम है क्या, न्यू मिनिमम वेज क्या है। हमने इसके बारे में एक्सक्लूसिव कवरेज पहले भी किया है, लेकिन आज मैं आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आखिर ये न्यू मिनिमम वेज है क्या, बेसिकली व्हाट इज वेज, वेज है क्या, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, एंड कतर में छुट्टियां कितनी है, वर्किंग आवर्स क्या है, अगर आपको वेकेशन के लिए जाना है, एनुअल लीव अप्लाई करनी है, तो आइडियली आपकी एनुअल लीव क्या होनी चाहिए, और अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो आपके ओवर टाइम का आपको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। इन सभी सब्जेक्ट्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे हम आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर ये क्राइटेरिया आपके लिए फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको कहां जाकर कंप्लेन करनी चाहिए या आपको कहां पे इन्फॉर्म करना है कि जो आपके राइट्स हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सो व्हाट इज अ बेसिक वेज, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। सो इट इज द सैलरी पेड टू यू फॉर द वर्क परफॉर्म्ड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ पीस ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्लूड्स द एनुअल प्रीमियम विच इंक्रीजेस। सो ये है, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले जो आपको सैलरी दी जाती है, जो पेमेंट दी जाती है, दैट इज टर्म्ड एज अ बेसिक वेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if that is basic wage, then what is wage? What is a wage? So it is the basic wage
plus all the allowance and bonuses and remuneration which shall be paid for and in accordance with the employment of any type of method of calculation. मतलब वेज जो होगा वो माना जाएगा उन सारी चीजों को ज्वाइन करते हुए, कंबाइन करते हुए, जो आपके बेसिक वेज के साथ आपको दूसरे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं, टेलीफोन अलाउंस, रेंटल अलाउंस या दूसरी जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट इज टर्म्ड एज वेज. नाउ व्हाट इज द वेज प्रोटेक्शन सिस्टम? So WPS means a program that requires employers to transfer their workers' wages to the state's financial institutions for the workers' accounts within 7 days of their due. मतलब सारे एम्प्लॉयज की सैलरी टाइमली प्रोसेस हो, इसलिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम में ये स्ट्रिक्टली मेंशन है कि जितने भी आपके वर्कर्स की सैलरी होती है वो आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबमिट करनी होती है विद इन 7 days ऑफ द न्यू मंथ, ताकि सारे एम्प्लॉयज को टाइमली सैलरी मिलती रहे. Now, who is the competent authority to monitor the wage protection system? So, the Wage Protection Department of the Inspection Department of the Ministry of Labour supervises the obligation of companies to transfer their employees' salaries to their bank accounts. An inspection shall be thorough and it should be ensured that everything is being placed properly and correctly. तो ये जो वेज प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, ये सारा सुपरविजन करते हैं. और अब हमने देखा है कि जब से न्यू मिनिमम वेज लागू हुआ है तब से ये प्रोसेस और भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है. और हमने देखा था कि 9 सितंबर को न्यू मिनिमम वेज, जिसके मुताबिक कतर में आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या आप ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो लेबर लॉ नंबर 14 ऑफ 2004 के विदिन आता है, या आप डोमेस्टिक वर्कर हैं या आप एग्रीकल्चर या ग्रेजिंग सेक्टर में काम करते हैं, आप कहीं पर भी काम करते हैं, तो आपका मिनिमम बेसिक वेज होना चाहिए 1000 रियाल्स. और इसके साथ ही अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको 500 एडिशनल मिलना चाहिए. और इसके साथ ही अगर आपको फूड अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको उसका एडिशनल 300 रियाल्स मिलना चाहिए. मतलब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए 1800 रियाल्स का जो मिनिमम वेज है वो आपको मिलना चाहिए अगर आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है. तो ये हमें बताया गया था कि ऑफिशियल गजेट में पब्लिकेशन के बाद 6 मंथ्स के बाद ये जो सिस्टम है न्यू मिनिमम वेज का, न्यू मिनिमम वेज सिस्टम जो है ये इन्फोर्स हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि मार्च 2021 से ये प्रोसेस प्लेस में आने वाला है. एंड इसके लिए अथॉरिटीज जो है वो पूरी तरह से लग चुकी हैं इंश्योर करते हुए कि ये पूरा नया सिस्टम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होना, एप्लीकेबल होना चालू हो जाए. अब हम ये देखना है कि अबाउट दी वर्किंग आवर्स. Is there a fixed number of work hours? Yes, there is. So 8 hours a day with an hour's rest, which is basically for prayer or eating without the rest being counted within the actual work hours. तो अगर हम नॉर्मल दिनों की बात करें, मैं रमजान की बात नहीं कर रही हूँ, तो 8 घंटा हर दिन आपकी ड्यूटी के आवर्स होने चाहिए. कुल मिला के एक हफ्ते में आपकी ड्यूटी 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और डेफिनेटली आपका एक रेस्ट डे होना चाहिए, मिनिमम एक दिन, दैट इज Saturday, that is Friday. और हमने कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा है they are providing 2 days for break, that is Fridays and Saturdays together. और अगर हम रमदान के दौरान की बात करें तो रमदान में आपका वर्किंग आवर 6 घंटे से ज्यादा एक दिन में नहीं होना चाहिए विद अ ब्रेक, नॉट काउंटिंग द रेस्ट पीरियड विद इन द एक्चुअल वर्क आवर्स. नाउ मे द एम्प्लॉयर आस्क यू टू वर्क एडिशनल आवर्स. The employer may, yes, provided that the total number of working hours per day shall not exceed 10 hours. Except for those necessities that require continuous work to prevent a serious loss or to repair and mitigate the consequences of an accident. That means अगर आपको ओवरटाइम कभी काम करना पड़ रहा है तो मैक्सिमम 10 घंटे से ज्यादा आपके काम का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए. एंड दैट टू ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसीज. मतलब रूटीन में आपका जो वर्क आवर होना चाहिए वो 8 घंटे हर दिन होना चाहिए. एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी ज्यादा से ज्यादा आपको रोका जा सकता है, तो एक दिन में आपका वर्क ड्यूरेशन 10 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता. नाउ शुड ओवरटाइम hours be paid? Yes. The employer should pay you for the additional hours at least the basic wage due in normal working hours plus increase of not less than 25% of this wage. That means अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं, in that case आपका पे स्केल होना चाहिए. सपोज आपको पर आवर काम करने का 20 रियाल्स मिलता है पर आवर, और अगर आपने ओवर टाइम काम किया इन दैट केस आपको कम से कम उस ओवर टाइम के ड्यूरेशन का पर आवर 25 रियाल्स दिया जाना चाहिए. That is your basic wage each hour plus 25% extra, and this 25% extra is the minimum amount that should be given to you in case you are working overtime. Now, is there a certain time of continuous work which cannot be interrupted for the purpose of rest?
This may be done in certain works whose nature requires that and which shall be determined by decision of the competent minister such as acts of guarding. तो कुछ काम ऐसे जरूरी होते हैं जहां पे आपको अपनी सर्विसेज कंटिन्यूस देनी होती है, लेकिन देयर ऑल एक्सेप्शंस. It is not applicable for every and all the organization which fall under the banner of Labour Law number 14 of 2004. Is it permissible for the employer to ask you to work on the weekly rest day? That means जो आपका weekend होता है, in that case क्या आपका employer आपको काम के लिए बोल सकता है? So Friday is your regular weekly rest day in most of the organizations. In many it is Fridays and Saturdays, except for shift workers. People who are working on shifts, हमने देखा है कि उनके लिए cycle altogether different होता है. So you may be employed on the weekly rest day if the working conditions call for it, provided that the pay is paid to you as your basic salary and that you are compensated with another day of rest or pay your basic salary plus 150%. For example, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि अगर आप एक वीकेंड में काम कर रहे हैं, अगर फ्राइडे नॉर्मली आपकी छुट्टी होती है, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि आप फ्राइडे आकर काम करें, तो आप सर्टेनली कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप आ सकते हैं. आप एक ही शर्त पे आ सकते हैं अगर आपको दो तरह का कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है. पहला कॉम्पेंसेशन, या तो आपको वीक का कोई दूसरा दिन ऑफ दिया जा रहा है, या दूसरा अगर आप एक वीकेंड में काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपका जो बेसिक वेज है उसके अलावा आपको मिनिमम 50% एक्स्ट्रा देना होगा आपके एम्प्लॉयर को, सिंस ही इज मेकिंग यू वर्क ऑन अ वीकेंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नॉर्मल एक वर्किंग डे में आपको 1 डे की सैलरी आपका बेसिक वेज होता है 100 रियाल्स, तो अगर आप एक वीकेंड दैट इज आप फ्राइडे में काम कर रहे हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फ्राइडे ऑफ मिलता है, सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ वीकेंड दैट इज फ्राइडे, योर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू पे यू 150 रियाल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे. So this is the criteria that employees have to follow as per the rules and regulations. Now you may not be employed more than 2 consecutive Fridays even if you agree to work. भले ही अगर काम की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसके बावजूद आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको कंसेक्यूटिवली 2 वीकेंड से ज्यादा काम पे नहीं बुला सकते. आफ्टर दैट दे विल हैव टू गिव यू ऑफ. कोई कॉम्पेंसेशन के बावजूद आपको 2 वीकेंड से ज्यादा कंटिन्यूसली काम नहीं कराया जा सकता. Now, if you're working between 9 PM to 3 AM, अगर आप नाइट की ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल शिफ्ट में हैं और आप नॉर्मली ऑन अ रेगुलर बेसिस आप मॉर्निंग शिफ्ट ही करते हैं, आपका फिक्स ड्यूटी आवर है, लेकिन किसी एक्सेप्शनल केस में आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, दैट इज यूर वर्किंग बिटवीन 9 PM to 3 AM, इन दैट केस योर एम्प्लॉयर मस्ट पे योर बेसिक सैलरी प्लस एन इंक्रीज ऑफ 50% एक्सेप्ट फॉर शिफ्ट वर्कर्स. तो यहाँ पे हम शिफ्ट वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो शिफ्ट्स में काम नहीं करते हैं. अगर आप इन दैट केस आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आपके एम्प्लॉयर को आपका उस पर्टिकुलर दिन का बेसिक सैलरी के साथ 50% एडिशनल अमाउंट प्रोवाइड करना होगा. नाउ इफ द बेसिक वेज एट नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 50 रियाल्स, then in that case you should be given 75 riyals if you do work between 9 PM to 3 AM. ये बात हुई वर्किंग आवर्स की और इसका क्या कॉम्पेंसेशन होना चाहिए अगर आप एक वीकेंड पे काम कर रहे हैं. अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हॉलीडेज. कि कतर में ऑफिशियल हॉलीडेज आखिर कौन कौन से होते हैं. सो फुल टाइम लीव इज पेबल एनुअली एज फॉलोज. ये कुछ ऐसे दिन हैं जहां पे आपको पूरी सैलरी दी जाएगी क्योंकि ये नेशनल हॉलीडेज हैं. 3 days on the occasion of Eid al-Fitr, 3 days on the occasion of Eid al-Adha, 1 day marking the national day, that is 18th of December every year, 3 days, additional days which has to be set by the employer. And if the working conditions require that you work in any of these holidays, you must be compensated for that. तो ये जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उसके अलावा आपकी एनुअल लीव को छोड़कर 3 एक्स्ट्रा दिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना चाहिए. एंड अगर आप इन ड्यूरेशन में काम करते हैं, सो यू विल हैव, योर एम्प्लॉयर विल हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर इट. नाउ हाउ लॉन्ग इज योर एनुअल वेकेशन? योर एनुअल पेड लीव इज एज फॉलोज: 3 weeks if your period of service is less than 5 years. तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5 साल से कम से जुड़े हैं, तो कम से कम जो आपको एनुअल लीव मिलनी चाहिए वो 3 हफ्ते की मिलनी चाहिए. और अगर आपकी सर्विस का ड्यूरेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन से के साथ 5 साल से ज्यादा हो चुका है, इन दैट केस कम से कम आपको एनुअल लीव 4 हफ्ते की प्रोवाइड की जानी चाहिए. एंड योर लीव फॉर फ्रैक्शंस ऑफ द ईयर इज कैलकुलेटेड एज पर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, if you still have 6 months ahead of your annual leave, you can get half of your vacation. मतलब अगर साल को शुरू हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं,
तो आप 6 महीने के बाद अगर छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो आपका जितना भी एनुअल लीव होता है उसका आधा ड्यूरेशन आप अपनी छुट्टी के लिए ले सकते हैं. सो इट इज कैलकुलेटेड एज पर द टाइम ऑफ द ईयर और कितना महीना कितना मंथ जो है वो निकल चुका है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने पूरी छुट्टी अपनी इस साल नहीं ली है, सो कैन यू पोस्टपोन योर वेकेशन टू द नेक्स्ट ईयर. So the employer shall determine your annual leave according to the requirements of the work, and he may, with your consent, split the leave, provided that each split section does not exceed 2 weeks. The employer may postpone half of the annual leave to the year following the year of entitlement at a written request by you, and you may not relinquish your right to the annual leave. A cash allowance equivalent to the wage payable in lieu of the leave may be obtained. If your employment contract is terminated before you enjoy the leave, you must be paid a cash allowance equivalent to your salary on the days of leave due. That means अगर आप अपनी छुट्टियां पोस्टपोन करना चाहते हैं, आपने इस साल नहीं लिया, आप नेक्स्ट ईयर एक साथ लेना चाहते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रिटन रिक्वेस्ट पे अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक रिटन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसे नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं. या तो फिर जिन छुट्टियों को आपने नहीं लिया हुआ है, कई ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल होता है कि उसके बदले आपको कैश अलाउंस नहीं मिलता है, आपको या तो छुट्टियां लेनी होती है, आपकी छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं. तो ये जो सिस्टम होगा ये पूरा का पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा. सो यू विल हैव टू चेक बेस्ड ऑन द कंपनी यू आर वर्किंग विद. लेकिन ऐसा कुछ होता है कि आपने एक साल काम किया, आपने छुट्टियां नहीं ली हैं, आप टर्म के एंड पे आ चुकी हैं, उस वक्त आप जॉब छोड़कर जाना चाहते हैं, तो जितनी छुट्टियां आपकी एक्यूमुलेट हुई हैं अगर आपने नहीं ली है तो ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है कि उसका आपको कैश अलाउंस प्रोवाइड किया जाए फॉर द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग एज योर एनुअल लीव. दैट शुड बी कॉम्पनसेटेड विद द कैश अमाउंट. Now, what is the due date for payment of your annual leave? The employer is obligated to pay the worker the wage due for the leave before the worker takes leave. अब ये बात हुई हॉलीडेज की, लीव की. अब हम बात करते हैं सिक लीव की. एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के दोनों के बेसिस को, दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि सिक लीव के रूल्स आखिर कतर में है क्या. So this leave shall be granted only after 3 months from the date of first joining the work. तो जब आपने काम शुरू किया है, काम शुरू करने के 3 महीने तक आप sick leave नहीं ले सकते. अगर आप छुट्टी लेते हैं तो that will be unpaid leave. Proof of illness shall be by a medical certificate from a doctor approved by the employer. अगर आप उसके बाद छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको एक medical certificate submit करना होगा. That has to be approved by the employer and it has to be by a registered firm and organization, that is the hospital. You shall get full pay if the sick leave does not exceed 2 weeks. तो अगर आपने 2 हफ्ते की छुट्टी ली है, अगर आप बीमार हैं और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो 2 हफ्ते तक की छुट्टी का आपको पूरा अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन if the leave extends more than 2 weeks, you shall get half your wage for another 4 weeks. लेकिन अगर आप 2 हफ्ते से ज्यादा बीमार हैं और आपको लगता है कि आपको और भी सिक लीव लेना है तो आने वाले 2 हफ्ते के बाद के 4 हफ्तों के लिए आपका जो बेसिक वेज होता है उसका 50% आपको प्रोवाइड किया जाएगा. एंड 6 वीक्स के बाद अगर आपका सिक लीव स्टिल कंटिन्यू होता है, इन दैट केस इट विल बी दी अनपेड लीव. If you decide to continue the work, then the remaining days would be the unpaid leave, or unless you want to terminate your contract for health reasons. तो ये बात थी पूरी तरह से about the exit permit के rules and regulations, about the wage system, and at the same time we spoke about the holiday and what are all the rules and regulations and काफी सारी बातें. काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे पूछे जा रहे हैं अबाउट द नो एनओसी लॉ. वेल, जो नो एनओसी की बात है, हमें जितनी जानकारी मिली है हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 9 सितंबर को ऑफिशियल गजेट में पब्लिकेशन होने के बाद से ये लॉ एनफोर्स हो चुका है. दैट मीन्स अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आपको जॉब चेंज करना है, इन दैट केस आपको जो करना होगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर्स में सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को नोटिफिकेशन भेजना होगा. नोटिफिकेशन भेजने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होगा और आप जॉब चेंज कर सकते हैं. क्वेश्चंस ये भी थे कि क्या हम प्रोबेशन पीरियड में जॉब चेंज कर सकते हैं. जी हाँ, आप प्रोबेशन पीरियड में भी जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जितना भी नोटिस पीरियड होता है, चाहे आप प्रोबेशन पीरियड में जॉब चेंज करने की सोचें या आप 1 साल बाद जॉब चेंज करने की सोचें, 2 साल बाद जॉब चेंज करने की सोचें, इस बात का खास ख्याल रखें कि जो भी नोटिस पीरियड है वो सर्व करना ना भूलें. मतलब अगर आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो वर्क का टेन्योर है वो 2 साल से कम है तो कम से कम आपको जो नोटिस पीरियड सर्व करना होगा वो 1 मंथ का सर्व करना होगा. और अगर आपको किसी रीजन से ऐसा लगता है कि आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते, इन दैट केस आपको ये करना होगा कि जितने भी दिन का, सपोज आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ का है,
एंड आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ 15 दिन सर्व कर रहे हैं और आपको लगता है कि 15 दिन के बाद इमीडिएटली आपको नई जॉब ज्वाइन करनी है, तो वो जो रिमेनिंग 15 डेज का जितना भी रेम्यूनरेशन होता है, जितना भी पेमेंट होता है, वो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होगा। उसके बाद ये रूल्स फॉलो करने के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपने बिना नोटिस पीरियड सर्व किए या बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए अगर आप कतर छोड़ के जाते हैं या आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना आप कतर छोड़ के जा रहे हैं, नोटिस पीरियड भी आप सर्व नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस आप 1 साल तक कतर वापस नहीं आ पाएंगे। और अगर आपका जो कंपनी के साथ टेन्योर रहा है वो 2 साल से ज्यादा का रहा है, इन दैट केस आपको मिनिमम नोटिस पीरियड सर्व करना होगा 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ही आप जॉब चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार नोटिस पीरियड किस दिन से माना जाएगा। तो नोटिस पीरियड की सर्विंग उस दिन से शुरू होती है जिस दिन आपका एप्लीकेशन आप मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर्स के वेबसाइट में सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जैसे ही वो सक्सेसफुली सबमिट होता है, उस दिन से आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है एंड आपके टेन्योर के हिसाब से आप उसे सर्व करके, कंप्लीट करके, सारे एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली डिपार्टमेंट में सबमिट करने के बाद आप जॉब चेंज का जो प्रोसेस है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो दीज फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट नो एनओसी, इसके साथ ही न्यू मिनिमम वेज सिस्टम एंड अलॉन्ग विद एग्जिट परमिट, एंड आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, वेज कितना होना चाहिए, हॉलीडेज कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और इसके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तक के साथ हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। विद दैट यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको टेम्पररी बैन किया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा सिंस दे आर वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम अभी फिलहाल फेज 4 में हैं ऑफ ईजिंग आउट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोविड-19 और मैं आपको फिर से एक बार ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की केस का कंडीशन कतर में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस जंग से हमको पूरी तरह से जीत हासिल हो चुकी है। आज भी इस वायरस का खतरा उतना ही है जितना कि पहले हुआ करता था। हमारे लिए आज भी उतना ही रिस्की है जितना कि पहले हुआ करता था। अथॉरिटीज, एंटिटीज अपनी तरह से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हर एक प्रयास कर रहे हैं कि आप सेफ रह सके, आप सुरक्षित रह सके। तो इसलिए आपका भी ये पूरा दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको आप प्रॉपरली एडहियर करें, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें और दूसरे कंट्रीज की तरह जहां पर सेकेंड वेव आया है, कतर को ऐसे किसी भी माहौल से गुजरना ना पड़े। जितनी अथॉरिटीज और एंटिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्पा, मसाज सेंटर्स एंड पार्लर्स अल जजीजिया में बैन किए गए हैं फॉर वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके साथ ही जो लोग रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के थ्रू या एक्सेप्शनल एंट्री परमिट जो कतर पोर्टल का नया सिस्टम है इसके थ्रू कतर वापस आ रहे हैं, जिनको क्वारंटीन में रहना है, अगर होम क्वारंटीन के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका वायलेशन कर रहे हैं, इन दैट केस उन्हें भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जा रही है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करें। रेन की आशंकाएं हैं कतर में स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कतर में बारिश की संभावना है फ्रॉम ट्यूसडे अंटिल थर्सडे। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छा अपडेट, जैसा कि आप सभी ने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा कार्बन एमिशन जो है वो ना हो। इन सभी बातों को फीफा 2022 को ध्यान में रखते हुए अंटिल 2022 जितनी भी बसेस होंगे, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे कतर में, दे वुड बी रनिंग इलेक्ट्रिकली। अराउंड 25% जो बसेस हैं यहाँ पर, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बैटरी ऑपरेटेड होंगे। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना इको फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सके। कतर में भरपूर प्रयास है बिफोर वी सी द मैसिव 2022 दैट इज फीफा वर्ल्ड कप। All of you, please stay safe and take very good care of yourself, and please keep following Qatar Day for all such interesting updates on Facebook, Instagram and Twitter, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, that is Qatar Day. And for daily news and updates, keep visiting our website, that is qatarday.com. This is Anshu Jain, your anchor for the show for Khas Khabar, signing off for now, and I'll be back again with another interesting update this coming Wednesday. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you.